नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 की तैयारी करवा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की कंटिन्यू कक्षा चल रही है। आज की हम सेशन में इकाई 3 पर बात करेंगे, यूनिट 3 पर बात करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जो भी साथी पहली बार हमारे वीडियो पर हैं, चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इकाई 3 है, यूनिट 3 है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। देखो, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, बच्चों को पर्यावरण की जानकारी होना क्यों आवश्यक है। क्या पर्यावरण जानकर बच्चे भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, या पर्यावरण के प्रति उनकी एक समझ बनाने के लिए पर्यावरण पढ़ाना जरूरी है। तो इसी विषय पर आज सेशन में बात कर रहे हैं। चूंकि पर्यावरण अध्ययन की जब बात आती है तो पर्यावरण अध्ययन में जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में 4 घटकों को शामिल किया गया है। जो पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक रहते हैं प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए, तो उनमें 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण घटक है, इसको पर्यावरण में प्राथमिक कक्षाओं में शामिल किया गया है। और इसमें आपका आता है नैतिक मूल्य, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति नैतिकता का ज्ञान हो, अवधारणा जो कि बच्चों में विकसित हो, जानकारी और कौशल, और ये सी चीजें प्राइमरी कक्षा के बच्चों के पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। अब इन्हीं 4 चीजों को प्राइमरी के बच्चों के पाठ्य पुस्तक में रखने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वजह ये है, देखिए, बच्चे जो है नैतिक मूल्य का ज्ञान हो। भाई, बच्चे जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में रहता है, खेलता है, पढ़ता है, बढ़ता है, वहां उनको सही गलत, नैतिक अनैतिक का ज्ञान उसी पर्यावरण से आता है। ठीक है, पहली बात तो पर्यावरण के चीजों के बारे में वो सही और गलत की पहचान करता है। उनको क्या विकसित होता है, एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट विकसित होता है। पर्यावरण के बच्चे को पर्यावरण के बारे में जानकारी होती है, फिर वो कौशल सीखता है उसी पर्यावरण में रहकर। इसलिए 4 चीजें बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है। उपरोक्त जो 4 अपेक्षाएं हैं वो प्राथमिक कक्षा अर्थात पर्यावरण के पाठ्यक्रम में प्राथमिक कक्षाओं में शामिल किया गया है। इन्हीं चारों बिंदुओं को सरोकार करते हुए पर्यावरण की रचना जो बालकों के लिए की गई है। ठीक है, अर्थात जो पर्यावरण की पुस्तक है उसमें इन 4 बिंदुओं को रखा गया है। और इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इन चारों बिंदुओं को याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस जो हैं एक बन सकते हैं। अब बात करेंगे, बात आती है पर्यावरण की, तो आप जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अब पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग? भाई, पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं मतलब उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारी तो ये सोच है पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा को लेकर। तो आज के इस टॉपिक में पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा में जो दोनों में डिफाइन आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पारिस्थिति व उनके असंतुलन को समझाना, इसके दुष्प्रभावों से उन्हें अवगत कराना पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। अर्थात जब बच्चों को हम पर्यावरण के प्रति शिक्षित कर रहे हैं तो बच्चों को ये बताएंगे कि पर्यावरण के अगर उपयोग असंतुलित तरीके से करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। उसका दुष्प्रभाव सभी जीवित, सजीव, निर्जीव, मानव से लेकर जितनी भी इस पृथ्वी पर है सब पर पर्यावरण के प्रभाव देखने को मिलेगा। अर्थात हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि पर्यावरण में क्या करना गलत है, दुष्प्रभाव है, कैसे पर्यावरण में असंतुलन स्थापित हो जाएगा, अर्थात पर्यावरण के लिए क्या सही क्या गलत, जब इसकी बात हम बच्चों को बताते हैं तो वो पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन क्या होता है?
बच्चों में उनके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की एक समग्र समझ, अर्थात देखो पर्यावरण अध्ययन में एक समग्र समझ मतलब वो समग्र रूप उसमें आ जाएगा, जिसमें संतुलन असंतुलन तो रहेगी, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, समस्त चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण शिक्षा में उनके कमियों को, उनके संतुलन को, उनके दुष्प्रभावों को जब अध्ययन किया जाता है तो वो पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। और पर्यावरण अध्ययन में समस्त रूपों का जब अध्ययन करते हैं और इन समस्त रूपों में सभी चीजें जो पर्यावरण के अंदर निहित है वो सभी चीजें जब आ जाती है, अर्थात एक संपूर्ण समझ का निर्माण, सीखने के मूलभूत क्षमता, मूल्य, कौशल का विकास जब हो जाता है या विकास करना होता है तो वह हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन में अंतर होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अवधारणा का बनना। अब देखो पर्यावरण की जब बात आती है, बच्चों के मन में पर्यावरण को देख करके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट भी बनता है पर्यावरण के बारे में। भाई जब बच्चा समझ विकसित करेगा उनके माइंड में कोई न कोई कॉन्सेप्ट बनेगा, अवधारणा बनेगा। तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य समझ और कौशलों का विकास करना है। देखो भाई पर्यावरण शिक्षा की जब बात हो रही है तो पर्यावरण को जब हम बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चे में एक समझ विकसित हो कि आखिर पर्यावरण किसको कहेंगे, सजीव निर्जीव क्या होता है, जैविक पर्यावरण क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। उसके साथ साथ उनके कौशल स्किल को भी जब हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चों में एक अवधारणा बनती है। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं और इस पृथ्वी को, इस संसार को जानने का प्रयास करते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय तो प्रायः हर किसी को पता होगा, आप में से जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए जैसे आंख, जीभ, कान, त्वचा और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके बच्चा समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। शुरुआत हो जाती है शैशवावस्था में। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी आंखों से देखकर वो चीजों को समझता है, जानता है, इस जगत के बारे में, इस धरती के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में वो जानता है। फिर वो क्या करता है देखना, एक छोटे से शिशु को जब हम कुछ भी पकड़ा देते हैं ना हाथ में, वो क्या करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है और जीभ से उसके स्वाद को लेने का प्रयास करता है, क्योंकि हर चीज को वो ना बार बार मुंह में भर देता है। ठीक है, तो दूसरा अंग जीभ जिसका प्रयास कर रहा होता है बच्चा जानने का। तीसरा आता है इसमें कान। अब बच्चा कान से सुन करके जानना चाहता है, त्वचा के माध्यम से अनुभव करके वो जानना चाहता है और नाक के माध्यम से भी सूंघ कर वो जानना चाहता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से बच्चा जो है इस पृथ्वी के बारे में, जगत को जानता है, समझता है या समझने का प्रयास करता है। देखिए ये जो 5 है हमारा, उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय, और एक कर्म इंद्रिय होता है जिसको मन कहा जाता है। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, एक कर्म इंद्रिय होता है, कर्म इंद्रिय को मन कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय आंख, जीभ, कान, नाक, त्वचा, इसको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखना। देखो हमारे हर एक इंद्रिय संप्रेषण का एक खास प्रतिबिंब, मैंने अभी कहा हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय है, अगर हम आंख से किसी चीज को देख रहे हैं तब भी जो है हमारे मस्तिष्क में एक अवधारणा विकसित होगा। हम जीभ के माध्यम से यदि उसको चख पा रहे हैं तो भी अवधारणा विकसित होगा। यदि कान से हम सुन रहे हैं तो भी अवधारणा बनेगा, या त्वचा के माध्यम से जब हम गर्म, ठंडा या फिर कोई भी चीजों का जब हम अनुभव ले पा रहे हैं
तो भी हमारे मन में एक अवधारणा बनेगी, और नाक से सूंघने पर भी, अर्थात जब हम सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, संप्रेषण के एक खास प्रतिबिंब हमारे माइंड में बनता है। मनुष्य इसी प्रतिबिंब के आधार पर, अर्थात इसी प्रतिबिंब को पहचानने के लिए उसे एक नाम देता है, अर्थात जो बिंबों को एक अर्थ प्रदान करता है, और यही अर्थ क्या कहलाता है, अवधारणा का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ को किसी ने एक चोखू मान ले सूजी मा हुरस दिस है ना भाई, तो हमको क्या हुआ, वो चीज अनुभव हुआ। ठीक है, अब वही चीजें जब अनुभव हुआ तो हम उसको अर्थ के रूप में सामने प्रकट करते हैं, और यही अवधारणा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको अनुभव प्रदान होता है। आगे बात करेंगे अमूर्तीकरण क्या होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होता है अमूर्तीकरण। अमूर्त, अमूर्त शब्द से आप सब परिचित होंगे, क्योंकि आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथी हैं। देखो, मूर्त और अमूर्त ये दो चीजें होता है, एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त क्या होता है, जो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने होता है, अर्थात जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो चीजें मूर्त कहलाता है। एक मोटी मोटा समझ ये रखो, मूर्त मतलब ठोस रूप में हमारे सामने जो रही, जैसे हाथी घोड़ा पालकी जो भी हमारे सामने में दिखाई देता, ढेला पत्थरा, वो सब मूर्त अवस्था में है। लेकिन अमूर्त से तात्पर्य जो चीजें हमारे सामने नहीं है, अर्थात जिनको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कल्पना के माध्यम। जैसे मेरे सामने हाथी तो नहीं है, लेकिन मैंने मन में एक कल्पना कर ली कि मेरे सामने हाथी है, तो यही अमूर्त कहलाता है, अर्थात कल्पना के माध्यम से। ठीक है, तो अमूर्तीकरण क्या हो जाएगा, जिस वस्तु की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बनती है। देखो, वो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क में वो अवधारणा बनती है, तथा जो ठोस रूप में ना होकर सिर्फ कल्पना के रूप में होता है, अमूर्त कहलाता है। और कल्पना के माध्यम से जो कार्य किया जाता है वही अमूर्तीकरण होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। आप देखो, आप सबको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण जो है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण केवल पर्यावरण नहीं होता, पर्यावरण में बच्चा विज्ञान को भी पढ़ रहा होता है, पर्यावरण में बच्चा सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ रहा होता है। अर्थात इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान सामाजिक विज्ञान को शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन सामाजिक विज्ञान पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं भी जो है पर्यावरण में ही समाहित होता है। प्राथमिक स्तर पर पूरा कार्य अवलोकन तथा निजी अनुभव पर आधारित होता है। बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं, अपने माहौल में, अपने वातावरण में जो कुछ भी देख पा रहे होते हैं, जो जानते हैं कि वो क्या चीज है, और उनका वो अनुभव भी करते हैं। चाहे वो अपने निजी जीवन की बात हो, निजी जीवन की निजी अनुभव हो, तो हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण की कक्षा में जो भी बच्चा अपने परिवेश में देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, तो उनको हम बच्चे को ये अवसर दें कि बच्चा जो है अपने निजी जीवन के अनुभव को कक्षा में आकर अवसर वो बोल पाए, कह पाए, बातचीत कर पाए, सामने आकर बता पाए। तो इसको बच्चों को कक्ष में इसके लिए स्थान देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक पर्यावरण की कक्षा में, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। अब बच्चों को अवसर तो देना चाहिए, तो उनके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखो, एक तो अनुभव, बच्चे अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि सर मैं आज आत रहे तो एक जन साइकिल ले लइका जात रिश्ते गिर गए। भाई बच्चा जो चीज देखा है ना, उस चीज का वो क्या कर पाए,
अनुभव कर पाए। भौगोलिक अवधारणाओं की समझ, अब देखो उनको भौगोलिक अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। अब भौगोलिक अवधारणा, जो भौगोलिक अवस्था की अगर बात करें पर्यावरण के दृष्टिकोण में, ठीक है, तो उनके बारे में बच्चे की समझ हो, बच्चे जाने कि गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में क्या चीज है ना। खोजबीन का अवसर बच्चों को मिले, अर्थात बच्चे जो है खोजी प्रवृत्ति के हो, अन्वेषण का गुण उनमें आए। क्योंकि बच्चा, भाई आप सबको पता है ना, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि वो छानबीन करेगा, खोजबीन करेगा, वैज्ञानिक की तरह ही उनकी क्रियाकलाप होती है, इसलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। इसलिए बच्चे को खोजने का अवसर, जैसे आपने कहा कि बेटा ऐसे 5 पत्ते लेकर आओ जो कि फल देते हैं, पेड़, ऐसे पेड़ जो फल देते हैं 5 पत्ते, आप उसके पत्तियों को तोड़कर लाना है, कलेक्ट करके बच्चा अगले दिन ले आएगा, क्योंकि उनको आपने खोज करने का अवसर दिया है ना भाई। इस तरह से हम अवसर दे सकते हैं। परिवेश के साथ संबंध खोजा जाए, यानी कि बच्चे ऐसा काम करें जो परिवेश से जुड़ा हो। अगर आप बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कहा रिश्ते नाते के बारे में, तो बच्चे अपने परिवेश से उस चीज को जोड़ पाए। आपने कहा बेटा अपने घर से लेकर आना, ये सामान लेकर आना, या 5 पत्ती, जैसे मैंने बताया फलदार वृक्ष के 5 पत्तियां लेकर आना, तो बच्चे अपने परिवेश से उसको जोड़ पाए। वो चीजें जो हम करवाने जा रहे हैं या करवा रहे हैं, बच्चे अपने परिवेश से उस चीज को कर पाए, ठीक है। तो ये अवसर बच्चों को देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे अवधारणा की, ठीक है। देखिए अवधारणा की जब बात आती है तो एक चीज आपने पढ़ा होगा डीएलएड के पाठ्यक्रम में, शायद सेकंड ईयर में होता है, लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश आपने पढ़ा होगा, एक संगठन है। तो लोक जुम्बिश जो परिषद के लिए प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में निम्न अवधारणाओं को शामिल किया गया है। जो लोक जुम्बिश होता है उसमें निम्न अवधारणाएं पर्यावरण में शामिल किया गया है, ताकि बच्चे उनके बारे में समझ बना सके। तो इसमें देखो, एक तो शामिल किया गया नक्शा पढ़ना। अब बच्चों को नक्शा पढ़ना आना चाहिए। आपने देखा होगा प्राथमिक कक्षाओं में ये नक्शा पढ़ना जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात हम बच्चों को जब पर्यावरण पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बेटा अपने घर का नक्शा बना के लाना, और अपने घर से स्कूल की दूरी, विद्यालय की दूरी, और जितने भी चीजें, अर्थात घर से विद्यालय आने पर जो जो चीजें तुमको दिखाई दिया वो सब उस नक्शा में रहे। अर्थात डेढ़ी हाथ में पेड़ दिखाई दी, जौनी हाथ में रामलाल के घर दिखाई दी, तो हर वो चीज आप नक्शा में मेंशन करो। तो इस तरह से हम बच्चे को एक्टिविटी भी करवाते हैं कक्षा में, ठीक है। तो ये नक्शा पढ़ना बच्चों को आता है, ये पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में ये चीज पढ़ते हैं। इसके अलावा दिशाओं का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, साथ ही साथ जो है सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, किधर जाके डूबता है, ये चीजें दिशाओं के अंदर बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा ऋतु के बारे में, अब ऋतु यानी कि मौसम, बच्चों को मौसम के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, क्योंकि पर्यावरण में ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। पर्यावरण में हम बच्चों को मौसम के बारे में भी बताते हैं। जैसे अभी ठंड के मौसम आ गया, गर्मी के मौसम आ गया, वर्षा ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से हम बच्चे को हालांकि बच्चे एकदम कहना चाहिए मानक हिंदी के रूप में नहीं जानते, अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि जाड़ के मौसम आ गए सर, कि बरसात के मौसम आ गए, है ना। तो इस तरह से बच्चा जो है क्या कर पाएगा, ऋतु के बारे में भी हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हवाओं के बारे में भी हम बता सकते हैं, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, इस तरह से जैसे लू वगैरह आती है ना, तो गर्म हवाएं, जैसे भौरा जैसे गांव में अक्सर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम बच्चों को परिचित करवाते हैं पर्यावरण में। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों के बारे में, पशु पक्षी के बारे में हम बच्चों को बताते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। पेड़ पौधे, पशु पक्षी के बारे में, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अभी नए जो पब्लिकेशन में अभी बुक छपा है SCERT में,
कक्षा 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 पैर वाले जीव, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, इस तरह से टॉपिक भी आपके क्लास में जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम बच्चों को कीट पशु के बारे में बता सकते हैं, कितने पैर के जानवर होते हैं, क्या है कैसा है, उनके बारे में हम बच्चों को अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा चट्टान के बारे में, मिट्टी और पानी, ये सभी चीजें पर्यावरण में शामिल किया गया है। आप चट्टानों के बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या चीजों से ये मिलकर बना होता है। इसके अलावा मिट्टी के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को उनके परिवेश से आप जोड़ सकते हैं कि बेटा आपने कौन कौन से रंग के मिट्टी देखे हो। तो कई जने बोले ही मैं करिया माटी देखे हैं, मैं बरन माटी लाल रही थी। इस तरह से वो कई तरह से मिट्टी के बारे में आपको बता सकते हैं। पानी के बारे में आप बताओगे, पानी के स्रोत बताओगे कि बेटा पानी कहाँ कहाँ से आता है। आप अपने गांव में बताओ तो कोई बोलेगा कुआं से, कोई नल से, कोई नदिया ले लाथन, कोई औ कहूँ को। तो इस तरह से बच्चा वो अपने स्वयं से वो अवसर मिल रहा है बच्चे को बोलने का, तो बच्चा क्या कर पाता है, बोल पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें जो उनके परिवेश से देखने को मिलता है वो सभी चीजें पर्यावरण में शामिल किया गया है। इसके अलावा लोगों को समझना, अर्थात ये रिश्तों नातों से रिलेटेड है, और पर्यावरण में हम रिश्ते नाते भी पढ़ते हैं। लोगों को समझना कि हमारे दादा है, कि ये दादी है, ये मम्मी है, पापा है, मामा है, मामी है। तो इस तरह से लोगों को के प्रति भी जो है बच्चों की एक समझ जो है विकसित होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, पर्यावरण के अंदर ही आता है आपके कौशल, जिसको स्किल कहा गया है। आखिर ये कौशल है क्या चीज? कौशल मतलब किसी भी कार्य को करने की दक्षता या क्षमता। तो किसी कार्य को कर सकने की योग्यता कौशल कहलाता है। किसी भी कार्य को कर सकने की योग्यता कौशल कहलाता है। और एक चीज याद रखना, कौशल का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी कार्य को 100% सीख ही जाओ। मान लो आपने क्या किया, साइकिल बनाना सीख रहे हो किसी साइकिल की दुकान में। ये जरूरी नहीं है कि आप साइकिल, आपके पास साइकिल बनाने का कौशल तो है, लेकिन आप 100% उस कार्य में दक्ष हो, ये भी नहीं हो सकता है। आपने अधूरा सीखा हो, हाँ, लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि उसको साइकिल बनाने का कौशल है, भले ही अधूरा है। ठीक है, तो कौशल 2 प्रकार के होते हैं। किसी कार्य को करने की योग्यता ही कौशल कहलाता है। और कौशल 2 प्रकार के कैसे होगा, या एक तो देखिए आपका आता है जन्मजात कौशल, और एक है सीखे जाने वाला कौशल। जन्मजात कौशल अर्थात वह कौशल जो बच्चा जन्म से ही सीखा हुआ रहता है, अर्थात जन्म से ही सीख जाता है, ऐसे कौशल को जन्मजात कौशल कहा जाता है। जैसे बच्चा जन्म से चलना सीखता है, उसको अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सभी चीजें जन्मजात कौशल है, क्योंकि बच्चा जन्म लिया तो ये सब चीजें वो सीखेगा ही। ठीक है, दूसरा स्किल आता है सीखे जाने वाला कौशल। अब सीखे जाने वाला, इसके लिए अलग से आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या कोई भी तरीका हो, ठीक है, लेकिन आप स्वयं चाहोगे तभी सीखोगे। वह कौशल जिसे बच्चा तब सीखता है जब उसे सीखने का अवसर मिलता है। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, ये सभी कौशल सीखे जाने वाले कौशल है। तो कौशल 2 प्रकार का, एक तो है आपके जन्मजात कौशल जिसको बच्चा जन्मोपरांत सीखने लगता है, एक होता है सीखे जाने वाले कौशल जिसको अवसर दिया जाए तभी सीखेगा, और अवसर न दिया जाए। अब मान लो भाई तुम्हारे घर में साइकिल नहीं है तो कहाँ ले सीखे लेगा, आने के साइकिल भी आने नहीं देते होला सीखे बर, तो थोड़ी सीख पाही। अब बोला अवसर मिली सोकर घर में साइकिल है तो सीख गए, है ना भाई। तो सीखे जाने वाले कौशल जिसमें बच्चों को अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौशल 2 प्रकार के हो गए, याद रखना। तो चलिए इसी के साथ मैं टॉपिक 3 को कंप्लीट करता हूं। यूनिट 3 आपका समाप्त होता है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए जितने आपके 9, 10, 11, 12 जितने भी यूनिट हैं उसको तो मैं आपका कराऊंगा ही, साथ ही साथ एनसीईआरटी फैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड कक्षा 3, 4 और 5, तो मैं इसको भी आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे,
एनसीईआरटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे क्योंकि वही चीजें आपके आते हैं। देखो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना उसमें क्या क्या है, अक्सर आपने देखा है हाथी से रिलेटेड, हाथी जो है 100 किलो इतना उतना, एक बहुत सारा टॉपिक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो पूरे 9 यूनिट्स को कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद एक हमारी क्लास चलेगी वो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार आज वीडियो पर थे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी साथी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीजी जॉब एजुकेशन, आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हैं और आप जो है रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपको क्लासेस मिल जाएगी। सहायक शिक्षक आपको 599 रुपये शुल्क में मिल जाएगी। आप बिल्कुल जाकर परचेस कर सकते हैं। अभी आपको थंबनेल में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ होगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।